गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन दीजिए ऑडियो वीडियो का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 बज चुके हैं, 7 बजे का अपना टाइम है क्लास स्टार्ट करने का। चलो बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक एक बार चेक कर लें। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक बताइए कुछ का आंसर जो अभी तक करके आ चुके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं, अभी यहाँ तो पहुंचे भी नहीं थे, ज्यादा ही आगे आ रहा है। हाँ ये बताइए, एज पर नहीं नहीं, हाँ वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव $100 बिलियन इन रेमिटेंसेस इन 2022। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। ये पहले डिस्कस हो चुका है, इसका आंसर बताइए क्या लगाया था। इंडिया था सर, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया पिंकी जी, इंडिया था आंसर। हाँ, तो आई थिंक 55 तक हो गया था, मतलब मोर देन हाफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मई के मंथ के। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो ठीक है, तो 55 ठीक है। ये वाला लास्ट डिस्कस किया था, ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 वाला आखिरी क्वेश्चन यही था, है ना? इसके आगे आज स्टार्ट करना है ना? चलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आ चुके हैं ना सब लोग? आप में से फर्स्ट क्लास वाला कौन कौन है? फर्स्ट क्लास किस किस की है? जो भी फर्स्ट क्लास वाले हैं, मे करंट अफेयर्स की जितनी वीडियो हो गई है या इससे पहले करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो है, सब नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके आप सबको देख सकते हैं। हर एक मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसकी सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट अपन ने बना रखी है। तो आप मई मंथ की जो पहली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर रखा है जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, कितना करंट अफेयर्स पर पढ़ना है, ये सारी चीजें अपन ने वहां पर डिस्कस कर रखी है। तो मई मंथ जहां से शुरू हो रहा है उसकी पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, शुरुआत में ही मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर रखी है ना। पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं सर, वही यूट्यूब में जो वीडियो पड़ी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नहीं तो मैं अपना नंबर लास्ट में दे दूंगा, तो अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। ये है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 56। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। रिसेंटली इंडिया हैज जॉइंड $134 मिलियन ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट एलिमिनेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में कोई केमिकल एलिमिनेट करने की बात चल रही है, तो उसके लिए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है $134 मिलियन का। तो वो कौन सा केमिकल एलिमिनेट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ का मैं बता चुका हूं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसी के बारे में डिस्कस किया था। ये डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है और यहाँ पर भी जो रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, ये लाइव चल रही है, दोनों की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। हाँ, तो कौन सा केमिकल है बताइए जरा। एसीटोन, मरकरी, बेंजाइल क्लोराइड, डाइइथाइल एथर, चार ऑप्शन दिए हैं सर। तो कौन सा केमिकल एलिमिनेट करने की बात हो रही है, वो है सर आपका मर्क्यूरी। ठीक है, केमिकल का नाम क्या है? मर्क्यूरी। इसका फॉर्मूला पता है किसी को? केमिस्ट्री के नाम पे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है, Hg। फिर कहोगे सर जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया, बड़ा टफ था। मरकरी का जो सिंबल है उसे ध्यान रखना, Hg, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि केमिस्ट्री पढ़ी होती तो कर लेते, करंट अफेयर्स भी पढ़ा होता तो भी कर लेते। अब देखो मरकरी है ही ऐसी थोड़ी सी टॉक्सिक चीज कि इसको एलिमिनेट करना जरूरी है। अभी कहां कहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? अल्बानिया, बुर्किना फासो, इंडिया, मॉन्टेनिग्रो एंड युगांडा। ठीक है, ये कंट्रीज
दो चार पांच इन्होंने मिलके प्लान किया है कि भाई केमिकल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब इसको लेड कौन कर रहा है? यूएनईपी, यूएन की बॉडी है यूएनईपी, और इसको फंड कर रहा है जीईएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और एग्जीक्यूट कर रहा है डब्ल्यूएचओ। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप देखो, यूएनईपी और डब्ल्यूएचओ, दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो इनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। यूएनईपी का हेडक्वार्टर सर कहाँ पर है? डब्ल्यूएचओ का तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता होगा सर, और ये पूछा भी गया था लास्ट ईयर। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। यूएनईपी का आप भूल सकते हो क्योंकि इनसे मिलती जुलती एक बॉडी है यूएनडीपी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर यूएसए में है, लेकिन ये यूएनईपी एनवायरमेंट की बॉडी है। इसका जो सर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन केन्या। केन्या की कैपिटल के नैरोबी, नैरोबी केन्या में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। मरकरी क्या है सर? इट इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में आपको मरकरी देखने को मिल जाता है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर कर रखा है एज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ठीक है, उसमें ये मरकरी को उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। मरकरी का सर यूज भी काफी होता है, जैसे इसका जो थर्मल एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट है वो काफी हाई होता है। मतलब जो चीज हीट वाली चीजें होती है, जहां पर हीट ज्यादा निकलती है, तो वहां पर मरकरी मरकरी का यूज किया जा सकता है। ठीक है। विजिबिलिटी इसकी आसान होती है, तो थर्मामीटर्स में हम इसका यूज कर लेते हैं। बैरोमीटर्स में जो प्रेशर मेजर करते हैं उसमें इसका यूज कर लेते हैं, विजिबिलिटी आसान होने की वजह से। कई सारी केमिकल और माइनिंग प्रोसेसेस में मरकरी का यूज हो जाता है। क्लोरीन का प्रोडक्शन हुआ या फिर गोल्ड की माइनिंग हुई, इन सारी चीजों में मरकरी का यूज आपको देखने को मिलेगा। जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं उसमें आप मरकरी का यूज देखोगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस भी हैं जहां मरकरी हमारे बेनिफिशियल भी है, बट स्टिल ऐसे कुछ हेल्थ कंसर्न है उसके साथ, जिसकी वजह से मरकरी का कंट्रोल करना जरूरी है। अब मर्क्यूरी को कंट्रोल करने के लिए एक इन्वायरमेंट का एक बड़ा कन्वेंशन भी साइन हुआ है। किसी को नाम पता है? एक ग्लोबल कन्वेंशन भी है जिसको साइन किया गया है। किसके लिए साइन किया गया है सर? मरकरी को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। बता सकता है सर उस कन्वेंशन का कोई नाम? बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, आपके एग्जाम में किसी भी दिन पूछ लिया जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, कभी भी पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना। मरकरी को एलिमिनेट करने के लिए मिनामाता कन्वेंशन। अगर क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, या तो ऐसे ही आ जाएगा मरकरी से रिलेटेड कन्वेंशन बताओ, या मिनामाता कन्वेंशन दे देगा और पूछ लेगा ये किसको कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर भी आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा सर? मर्क्यूरी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दोनों के हेडक्वार्टर नोट कर लेना, यूएनईपी डब्ल्यूएचओ के। दूसरा ये ध्यान रखना कि ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसमें कौन कौन 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, मरकरी के लिए मिनामाता कन्वेंशन है। ये तीन चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी एप्लीकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर राइटिंग वगैरह करनी है तो उसमें आप यूज कर सकते हो मीन्स वगैरह में, अदरवाइज एमसीक्यू बेस में उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए मर्क्यूरी का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है सर, बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। बाकी देखिए कल से अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हेड कांस्टेबल के लिए लेट से तैयारी शुरू की थी, तो सिलेबस कुछ का नहीं भी पूरा हो पा रहा है। तो उसमें अब जरूरी है कि जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं एटलीस्ट हम वो कवर कर लें, है ना। बाकी चीजें तो होती रहेंगी फिर। तो इसीलिए कल अपन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। वहां पर मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना जरूरी है, वो सब चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत पॉलिटी से करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स वन बाय वन उसको आगे आने वाली क्लासेस में अपन कवर करने वो जा रहे हैं। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 57। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज इंट्रोड्यूस्ड a new in multi-modal AI agent called Project Astra, which is capable of answering users' queries in real time via text, audio और वीडियो इनपुट्स। मतलब जैसे चैट जीपीटी, आप उससे कुछ भी पूछो आपको आंसर दे देता है, उसी को और अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा मल्टी मोडल एआई एजेंट बनाया जा रहा है। जैसे अभी तो चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट में आंसर दे रहा है ना, अब ऐसे एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें आप कुछ भी पूछोगे तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, आपका वीडियो फॉर्मेट में भी, इमेज फॉर्मेट में भी, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इस तरह का एक मल्टी मोडल एआई एजेंट प्रिपेयर किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अस्त्रा। तो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज इंट्रोड्यूस्ड इट? मेटा, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? चार ऑप्शन है सर। करेक्ट आंसर इज गूगल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज गूगल। प्रोजेक्ट अस्त्रा को कौन डेवलप कर रहा है सर? गूगल डेवलप कर रहा है। वन लाइन यही याद रखना, ठीक है, प्रोजेक्ट अस्त्रा गूगल। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, नोट्स में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाना है। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है सर? Which of the following mango variety has made history by registering for the first time under Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority, न्यू दिल्ली? ठीक है, तोतापुरी, हिमसागर, चिंता मैंगो या मूलगांव? चार वेराइटीज दे रखी हैं। तो एक जो कानून है सर, ये एक्चुअली कानून है, पीपीवीएफआरए एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी एक्ट, 2001 का पास हुआ ये कानून है। उसके तहत कुछ वेराइटीज हैं सीड की जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। किस तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक और सीड है उस प्रोटेक्शन में, उसको ऐड कर लिया गया, मैंगो की एक और वैरायटी है उसको ऐड कर लिया गया है। तो सवाल यही है, वो कौन सी वैरायटी आपका है? CCA, हाँ जी। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज चिंता मैंगो। इसको ऐड किया गया है इस एक्ट के प्रोटेक्शन में। देखो इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी एक्ट 2001। मतलब बहुत कुछ लिखा है, बट मुद्दे की बात करते हैं, बेसिक बात समझते हैं कि ये बनाया क्यों गया। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, लेज चिप्स बनाती है। अब वो जो चिप्स बनाती है तो उसके लिए जो पोटैटो यूज करती है, ऐसा नहीं है कि वो सर मार्केट जाते हैं, मार्केट में आज चलो 4 किलो आलू लिया है, 4 किलो आलू मिली, उसके उन्होंने चिप्स बना लिए। इतनी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये जो भी फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं, तो इसके लिए इनका जो सीड होता है, इनका जो पोटैटो होता है, वो वैरायटी फिक्स होती है। क्योंकि मान लो अलग अलग शहर से अलग अलग मार्केटिंग करेंगे, मान लो दिल्ली में अलग आलू आ रहा है ना, मुंबई में अलग आलू आ रहा है, ईटानगर में अलग आलू आ रहा है, तो वहां अलग अलग बन रहा है, तो टेस्ट बदल जाएगा। तो क्या मतलब रहा उस कंपनी का? तो वो क्या करते हैं, एक वेराइटी फिक्स कर देते हैं कि इसी वेराइटी के आलू का ये चिप्स बनेगा। अब वो खुद तो सर बैठ के आलू उगाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं सर, वो जो वेराइटी है सीड की, वो किसी किसान को दे देते हैं। उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उसमें किसानों को अधिकार ज्यादा मिलते हैं, एडवांस पेमेंट मिल जाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो किसानों से वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो अपना एक सीड का वैरायटी देते हैं और किसानों को क्या होता है, उस सीड को उगाना होता है, प्रोड्यूस करके उस कंपनी को दे देना होता है। ये बेसिक काम होता है। अब कई बार क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी है, उसने रिसर्च करा, है ना, जो ब्रीडिंग कराई वो कंपनी ने कराई, उसने अपनी रिसर्च करके वो सीड की वैरायटी प्रोड्यूस करी। अब हो सकता है कोई किसान उस सीड की वैरायटी को लोकल मार्केट में बेच दे,
तो कोई लोकल कंपनी को बेच दे, पता चला कोई छोटी मोटी कंपनी को वो आलू बेच दिया, तो वो कंपनी भी सेम टेस्ट का प्रोडक्ट बना सकती है। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि उस कंपनी का जो सीड है, जो उसने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके बनाया है, हो सकता है किसान उसका मिसयूज भी कर सकता है। या फिर कई बार कंपनीज इस मिसयूज के चक्कर में, जैसे अभी कुछ टाइम पहले पेप्सिको का एक केस भी हुआ था, वो भी खैर अलग कहानी है, तो उसमें हो सकता है वो किसान के साथ डील गलत कर ले, या किसान के साथ किसी तरह का किसान को एक्सप्लॉइट करें, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करें। तो ये जो किसान और जो कंपनी है उनके बीच इस चीज को लेकर डील हो रही है, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए, एक पूरा एक बॉन्डिंग बेटर बनी रहे, उसके लिए ये कानून बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। यानी जो सीड की वैरायटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी जरूरी है, क्योंकि सर ये भी एक तरीके का आईपीआर है, प्रॉपर्टी राइट है उस कंपनी का, सीड उसी का है। दूसरा, उस फार्मिंग में किसानों के भी अधिकारों की रक्षा हो सके, तो ये दोनों को मेंटेन करने के लिए ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 बनाया गया है। ये मूलभूत बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दैट इज द बेसिक थिंग। अब उसके आगे आप आराम से पढ़ते रहो, चीजें आपको उसी तरीके से डेवलप होने लगेंगी, लेकिन मुद्दे की बात समझ में आना जरूरी था। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तब आप पढ़ सकते हो। It is in conformity with the International Union for the Protection of New Varieties of Plants 1997. Aim is the establishment of an effective system for the protection of plant varieties, rights of farmers and plant breeders, and to encourage the development of new varieties of plant. क्योंकि अगर कंपनीज के मान लो बीज के चोरी होती रहेगी, उसका मिसयूज होता रहेगा, तो वो नई वैरायटी क्यों प्रोड्यूस करेगी? तो वो नई वैरायटीज के डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जा सके, इसलिए भी जरूरी है ये। इट इस्टेब्लिशेस द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज इन फार्मर राइट्स अथॉरिटी, और 21 मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये सारा काम, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इनका मेन चीज सर, जितने भी नए प्लांट की वेराइटीज हैं उनको ये रजिस्टर करते हैं, जितनी भी रजिस्टर वेराइटी उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो ये उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो उसके बाद जो भी है पढ़ते रहना है ना, पढ़ने को तो 50 लाइन मिल जाएंगी, लेकिन अगर मूलभूत बात क्लियर ना हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक बात थी वो अपन ने आपको बता दी, बस यही इसका पर्पस था, लिखने की कुछ नहीं जरूरत है, बस इस वेराइटी का नाम याद रखना, चिंता मैंगो, ये इस कानून के तहत प्रोटेक्शन में आ गया है, ठीक है। बाकी कभी इस कानून का नाम सुनो तो ऐसा नहीं सोचना कुछ अलग चीज पढ़ लिए, और देखो यही पर्पस रहता है करंट अफेयर्स कराने का, ताकि आपको कुछ नया ज्यादा ना लगे। एग्जाम में जो एक होता है ना, ये कुछ भी रैंडम उठ के आ गया तो वो रैंडमनेस खत्म हो, तो वो ऐसे ही खत्म होगी सर करंट अफेयर्स के थ्रू। जब हम करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके हर एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करते हैं, तभी उस रैंडमनेस को अपन कम कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, who among the following has become the first Indian women paddler to break into the top 25 of world women's single ranking? क्वेश्चन नंबर 59 बताइए, who among the following has become the first Indian women paddler to break into the top 25 of world women's singles ranking? श्रीजा अकुला, मनिका बत्रा, मोहम्मद दास, सुतीर्था मुखर्जी। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर आपको बताना है। First Indian women paddler to break into the top 25 of world women's singles ranking. हाँ जी सर, तो ऋषभ मन्यू तो बता रहे हैं सर बी ऑप्शन है, बाकी लोग बताइए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखो क्वेश्चन है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आप लोग कर ही लेते हैं। हाँ जी, क्या बात है, आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? देखिए लाइव क्लास में अगर आप हैं तो कोशिश करिए, आंसर जरूर अटेम्प्ट करिए। वो इसलिए भी जरूरी होता है सर कि आप अगर जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही चीजों को रिटेन कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इज मनिका बत्रा, ठीक है। टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा जी, वो बन गई हैं फर्स्ट विमेन
पैडलर टू ब्रेक इनटू द टॉप 25 ऑफ वर्ल्ड विमेन सिंगल्स रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 60 क्या कह रहा है? Recently, WHO has pre-qualified a new vaccine TUC-003 to fight against a mosquito-borne disease. This vaccine is associated with which disease? Pre-qualify मतलब एक तरीके से WHO ने काइंड ऑफ अप्रूव कर दिए, तो WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको प्रोक्योर कर सकती हैं। अब बस कोई कंट्री इसको यूज करेगी नहीं करेगी वो उसकी जो हेल्थ रजिस्ट्री है या उसकी जो एजेंसी है जो उसको वेरीफाई करती है वैक्सीन की, वो जब करेगी तब उसको अप्रूव करेगी। अदरवाइज WHO ने तो बोल दिया है, उसकी एजेंसीज अब इस वैक्सीन को प्रोक्योर कर सकती हैं। तो मच्छरों से होने वाली जो डिसीजेज है उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, टैक 003। दिस वैक्सीन इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज? तो मच्छर से होने वाली एक डिसीज से ये लड़ेगी है वैक्सीन। अभी तक उसके लिए ऑलरेडी एज सच कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है उस बीमारी का, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज डेंगू। क्या वो आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों को? मलेरिया नहीं से करेक्ट आंसर इज डेंगू। तो ये वैक्सीन किसके लिए सर? डेंगू के लिए। तो 6 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं जहां पर डेंगू के केसेस ज्यादा आते हैं तो वहां इसको रिकमेंड किया है WHO ने यूज करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है? Recently, 7th edition of India-United States Joint Counter-Terrorism Exercise Tarkash has been held between NSG and USSO। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है और अपनी NSG के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम है तरकश। ठीक है, तो वो किस शहर में हुई है? देखो शहर भी पूछ लेता है, स्टेनोग्राफर में एक क्वेश्चन आया था, मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया था और वो एक्सरसाइज किस शहर में हुई है वो आया था। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करा हुआ था, तो वही क्वेश्चन एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आया है। तो शहरों को भी ऐसे मिस नहीं कर देंगे सर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा शहर लग रहा है? अच्छा, आपका जो अरुणाचल जी के है उसको भी मैंने अपडेट कर लिया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अपन ने अरुणाचल जीके के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंपाइल किए थे, तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, लास्ट ईयर डिस्कस भी किए थे। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसमें फर्दर और भी आगे ऐड करेंगे। बट जितने भी कंपाइल किए थे तो उसको देख के जो जो और टॉपिक्स मुझे लगा जरूरी हैं इंक्लूड करने के लिए आपके अरुणाचल जीके में, या अभी कुछ चेंजेस हुए थे जैसे जीआई टैग्स ऐड हुए हैं, आपका नई डिस्ट्रिक्ट बना है ना, नए माउंटेनियर आए हैं, तो ये सारी जो चीजें अभी अपडेट्स आई हैं उसको भी अपन ने उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक में इसी टाइम पे अरुणाचल जीके भी आपका डिस्कस हो जाएगा, तो वहां पर भी क्या कहते हैं अरुणाचल जीके में ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61, 7th edition of India-US Joint Counter-Terrorism Exercise Tarkash has been held between NSG and US Special Operation Force in which of the following cities? Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Chennai। करेक्ट आंसर इज कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, कोई है जिसका अभी तक खाता नहीं खुला हो? आ जाओ सर 62 पे। एज पर रिसेंटली रिलीज ग्लोबल रिपोर्ट on internal displacement 2024, number of internally displaced people has increased to dash in 2023। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो विद इन द कंट्री कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, या हो सकता है कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आ जाए लाइक एग्जिस्टिंग इन लाइक इन पैलेस्टीन, तो
एक ही कंट्री में लोग एक जगह छोड़ के कई बार, ये मान लो एक एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उस जगह को छोड़ के उसी कंट्री में दूसरी प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। मतलब विद इन द कंट्री अगर किसी रीजन की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वो कहलाता है आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इंडिया में हुआ था, कश्मीरी पंडित्स आपका जो कश्मीर में थे तो वो वहां से माइग्रेट हो गए, कुछ जम्मू चले आए, कुछ दिल्ली चले आए। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका किस में काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो जितना भी 2024 में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस पर एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024। तो उसके हिसाब से 2023 में कितने लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज 75.9 मिलियन पीपल हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन 2023। तो आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया, 75.9 मिलियन। अब कोई भी रिपोर्ट आती है सर, तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी होती है, उसको पब्लिश किसने करा। तो ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, इसको पब्लिश किया था जेनेवा बेस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने इसको पब्लिश किया, पहला पॉइंट। इट रिकॉर्ड्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड डिजास्टर। तो इन वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे जोशीमठ में हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वहां से भी लोगों को माइग्रेट कराया गया, उस जगह से इवैक्यूएट कराया गया। या कई बार इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे सिक्किम में लेक आउटबर्स्ट हुआ था, या कई बार फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो डिजास्टर रिलेटेड है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड करता है। अब इसके हिसाब से जो नंबर है सर इंटरनली डिस्प्लेस पीपल का, वो कितना हो गया, 75.9 मिलियन, इंक्रीजिंग फ्रॉम 71.1। लास्ट ईयर 71.1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है। अब की 75.9 मिलियन डिस्प्लेस हुए, ठीक है। जिसमें से 1/4 यानी 7.7 मिलियन पीपल किससे डिस्प्लेस हुए हैं, बाय द डिजास्टर। और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उनका मूवमेंट हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस की वजह से। मेजर एरियाज कहाँ है जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मेजर एरियाज लाइक जैसे अफ्रीका में चले जाओ तो सूडान है, मिडिल ईस्ट में आ जाओ सीरिया है, डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो, कोलंबिया है, येमेन होस्ट है, ठीक है। तो वो जितनी भी दुनिया भर की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है 75.9, उसका ऑलमोस्ट हाफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां देखने को मिल रहा है, सूडान में देखने को मिल रहा है। 9.1 मिलियन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स रिकॉर्डेड फॉर अ सिंगल कंट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस न्यू डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुई है, सूडान में हुई है, ठीक है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, जो अभी नई नई हाल फिलहाल में हुई है, और दूसरा डीआरसी में हुई है। तो इसमें दो चार चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेस कितने हुए हैं लोग, सबसे ज्यादा कहां पर हुए हैं, सूडान में हुए हैं। तीसरा चीज, जो डिजास्टर है उससे ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन आपका डिस्प्लेस हुई है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको याद रखेंगे रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। और इसके पब्लिशर का नाम भी याद रखना, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, आईडीएमसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 63। Recently, which of the following countries has announced blue residency visa program offering long-term residency to individuals who significantly contribute to environmental protection and sustainability efforts? मतलब जो लोग environment protect करने के लिए काम करते हैं, sustainable development के लिए काम करते हैं, उनको बढ़ा के वीजा दिया जाएगा, लंबा वीजा दे दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया जाएगा, ठीक है।
और उस वीजा का नाम रखा गया है ब्लू रेजिडेंसी वीजा। तो सवाल यह है वो किस कंट्री को मिला है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, या फिर आपका इजराइल है। 4 ऑप्शन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सऊदी अरेबिया नहीं सर। तो इतने इंटरेस्टिंग काम सर कौन करता है, दुबई करता है सर, यूएई। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ये किसका निकाला हुआ है सर, दुबई का निकाला हुआ, यूएई का निकाला हुआ। ठीक है, तो ये सर आपका यूएई का मैप है, इसको एक बार देख लेना। ये स्ट्रेट याद रखना, ये इधर यूएई। अच्छा, ये वाला एक छोटा सा एक पोर्शन है, ये यूएई का नहीं है, ठीक है ना, ये आपका ओमान का है। तो ये इधर और ईरान, इनके बीच में एक स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट मतलब एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी ये ईरान और ये सऊदी, इनके बीच में जो वाटर बॉडी, ये क्या है सर आपका, पर्शियन गल्फ है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया 63। आगे आ जाते हैं सर 64। एक मिसाइल का नाम दिया है सर, सीधा सवाल है, एक मिसाइल का नाम दिया है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, बुलावा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एडेड अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नोन एज बुलावा इनटू इट्स मिलिट्री आर्सेनल। तो बुलावा किसने इंक्लूड किए, सीधा सीधा सवाल है सर, बताइए। रशिया, इजराइल, जापान या चाइना। 4 ऑप्शन है, बताइए सर। बुलावा मिसाइल किसने ऐड किया, रशिया, इजराइल, जापान या फिर चाइना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब मिसाइल का नाम दिया है तो सर इजरायली लगा देना है। हर मिसाइल इजराइल नहीं बनाता है सर। अपना एक और मित्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री विजिट पर गए हुए हैं। अब इतनी हिंट पे तो बता देंगे ना सर, क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है, तो किसने इंक्लूड किया इसको, रशिया ने इंक्लूड किया। सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 तरह की मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज में बेसिक फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है सर आपका, एक बार लॉन्च कर दी फिर भूल जाओ, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी रेंज लंबी होती है। तभी आप सुनोगे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये एक कॉन्टिनेंट छोड़ दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, इतनी लंबी रेंज रखती है। दूसरे एंड पे जो क्रूज मिसाइल होती है, वो लॉन्च होने के बाद भी आप उसे मैन्यूवर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उनकी रेंज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल इन जनरल उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल जनरली तभी होती है जब किसी एक रीजन में बस हमें मिसाइल गिरानी होती है, कोई स्पेसिफिक प्रिसाइज टारगेट नहीं होता है। जब टारगेट प्रिसाइज होता है तब हम लोग क्रूज मिसाइल यूज करते हैं। जब प्रिसाइज नहीं है, बस एक एरिया है, उसमें कहीं भी गिर जाए चलेगा, तब हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 64। मूविंग टू द सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये आया ही नहीं था अभी तक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Recently, Indian Army has launched Operation Sadbhavna in which of the following states following a devastating glacial lake outburst flood। अभी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन सद्भावना चलाया था, किस स्टेट में चलाया था, क्योंकि वहां पर अभी फ्लड आया था ग्लेशियर की वजह से, तो उसको कहा था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बताइए सर। कोमो जी, अभी मैंने कुछ देर पहले उसी की बात करी थी, अरुणाचल जी के कवर कर रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी कवर्ड है सर, देखो नॉर्थ ईस्ट पीसी की यूट्यूब चैनल पे जाओगे, भर के मतलब 2-2 बार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मतलब पढ़ाया तो कई बार है, रिकॉर्डिंग उसकी 2 बार डली है नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे। दोबारा फिर से करेंगे, उसमें कुछ अपडेट्स करें, जैसे अभी जो चीजें नई अपडेट हुई है उनके बेसिस पे दोबारा फिर से उसको करेंगे। ठीक है ना,
हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल या सिक्किम? नहीं सर, इट इज सिक्किम। तो ये ऑपरेशन सद्भावना जो चलाया जा रहा है दैट इज इन सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी सपोर्टेड रिमोट कम्युनिकेशन इन नागा एंड रंगरांग विलेजेस ऑफ नॉर्थ सिक्किम। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 66। Recently, Center for Development of Telematics (CDOT) has launched निधि to encourage the entrepreneurship and innovation। निधि मतलब एक तरीके के फंड को कहते हैं निधि। ठीक है, जैसे किसान सम्मान निधि आपने सुना होगा, तो वो किसानों को जो पैसा दिया जाता है हर क्वार्टर में 2-2 हजार, तो वो क्या हो गया सर आपका किसान सम्मान निधि। तो निधि मतलब एक तरीके का फंड। तो सी डॉट ने निधि लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए। तो इसके तहत जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इनिशियल ग्रांट दिया जाएगा। कितना ग्रांट दिया जाएगा? 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख? हाँ जी, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कितने का ग्रांट दिया जाएगा शुरुआत में स्टार्टअप्स को, ताकि वो ग्रो कर सके इन दैट फील्ड? हाँ जी सर, क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, कितना आएगा सर? 10 लाख। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन celebrated World Telecommunication Information Society Day on 17th May 2024 with the theme Digital Innovation for Sustainable Development. This day marks anniversary of the founding of the ITU. देखो सर, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने अभी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया किस दिन? 17 मई को। तो ध्यान रखना सर, इतना ध्यान रख लेना, इतना बस ध्यान रख लेना, 17 मई टेलीकॉम से रिलेटेड है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब होता है, तो खट से लगा देना 17 में। पहली इंफॉर्मेशन ये नोट करनी है आपको। दूसरा, ये 17 में ही को ही क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि इसी दिन सर आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की गई। इसको आप कह सकते हो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन से भी पहले लीग ऑफ नेशंस था, उससे भी पहले की ये आपकी संस्था है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, कब बनी थी? 1865, 17 मई की। तब तो सर आपके टेलीग्राम वगैरह चला करते थे, तो टेलीग्राफ चलते थे, तो उसी का कन्वेंशन साइन हुआ था इन पेरिस, फर्स्ट टेलीग्राफ कन्वेंशन। अब ये सी डॉट क्या है सर? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इट इज द प्रीमियम टेलीकॉम R&D सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यानी अपना जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसका ये R&D सेंटर है। तो दो स्कीम्स हैं सर, एक तो है निधि, एक है स्टार प्रोग्राम। निधि के तहत तो 10 लाख रुपया मिल रहा है स्टार्टअप को निधि के तहत, और दूसरा जो सर आपका स्टार प्रोग्राम है वो क्या दे रहा है सर? स्कॉलरशिप और मेंटरशिप सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, फ्रॉम सी डॉट रिसर्च लीडर्स टू PhD स्टूडेंट्स, ये क्या दे रहा है सर? एक तरीके की स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप सपोर्ट दे रहा है। तो पहली चीज तो इसमें यही ध्यान रखना है सर कि जो ये टेलीमेटिक्स डे है किस दिन होता है आपका? 17 में। अब ये एक फैक्ट याद रख लोगे तो काम आएगा, खास तौर से मेंस वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें काफी काम आएगा ये पॉइंट, कि टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी टेलीकॉम से रिलेटेड कोई पॉइंट आ जाए तो आप कह सकते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा सब्सक्राइबर बेस है 1.179 बिलियन यूजर्स, अगस्त 2023 का डेटा है। इसमें वायरलेस वायरलाइन दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, इट इज इंटीग्रल टू द डिजिटल इकोनॉमी। जो हमारा डिजिटल इंडिया का सपना है उसमें तो ऑब्वियसली बात एक इंटीग्रल पार्ट है।
और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक जो 15% ऑफ द जीडीपी है उसका हिस्सा कौन कवर करेगा, ये आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री कवर करेगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन कवर करेगा सर, आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री कवर करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, चलिए, ठीक है, तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर, तो नेक्स्ट क्लास में आगे की कहानी इसके आगे आपका डिस्कस होगी। अच्छा, तो अरुणाचल जी के भी आपका मैं फिर से दोबारा कराऊंगा, रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर तरह की व्यवस्था की जाएगी आपके लिए, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए फिर, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना कलीग्स के साथ। पीडीएफ के लिए सर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी, वहां से भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक होती है, डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज, ये आपका फेसबुक में भी वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो रही तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990784642। स्टिल कोई दिक्कत हो रही तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।